गुड मॉर्निंग। आज हम बीए फाइनल ईयर में चलने वाला हमारा टॉपिक ब्रिटिश सत्ता का विस्तार और संगठन, इस पर बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले बंगाल का जो राज्य है उसको लेंगे। बंगाल के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेज व्यापारी जो है इन्होंने सफलता हासिल की थी। अभी तक हम देखते आए थे कि प्राचीन और मध्यकाल में जितने भी आक्रांता जो हैं भारत आए, वे अपने योग्य सेनापति के नेतृत्व में आए थे। फिर चाहे हम बात करें सल्तनत काल की या उससे भी पीछे चले जाएं प्राचीन भारत के अंतर्गत, उस वहाँ पर भी। और इन जो योग्य जो सेनापति थे, इनका जो नेतृत्व था, ये अपने नेतृत्व के अधीन ही इन्होंने भारतीयों को पराजित किया था और अब वहाँ पर शासन अपना स्थापित किया था। लेकिन अंग्रेज जो थे वो व्यापारी के रूप में भारत आए और उस समय उनके पास सशस्त्र सैनिक भी नहीं थे। भारत आने के बाद ये अंग्रेज व्यापारी उस समय के जो शासक थे, तात्कालिक शासक थे, उनके कृपा पात्र बनकर भारत में व्यापार करते रहे और व्यापारिक लाभ अर्जित करते रहे। फिर भी ऐसे व्यापारियों को भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई। इनके सफलता के लिए अलग अलग इतिहासकार जो हैं, जैसे कि जॉन सीले, अल्फ्रेड लॉयल, ली वार्नर जैसे विद्वान जो हैं, इनकी ये मान्यता है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना और उसका विस्तार एक सुनिश्चित योजना का परिणाम न होकर संयोग की बात थी। हमने हमारे पहले के चैप्टर में पढ़ा था, पहले के अध्याय में पढ़ा था कि 1600 ईस्वी में ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों ने मिलकर पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। ये जो कंपनी थी, इसको अपने जहाज़ और माल की सुरक्षा के लिए आरंभ में कुछ सैन्य बल जुटाना पड़ा। कंपनी के पहले जहाज़ को भारत आते ही पुर्तगालियों से टक्कर लेनी पड़ी और पुर्तगालियों को परास्त करके अपनी सैनिक श्रेष्ठता प्रमाणित करने पर उन्हें भारत के पश्चिमी क्षेत्र में अपनी बस्तियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त हुई। इन बस्तियों की रक्षा स्वयं कंपनी को करनी पड़ती थी, जिसके लिए उसे सैनिक रखने पड़ते थे। इस प्रकार कंपनी की सेना का संगठन प्रारंभ हुआ। यद्यपि कंपनी ने सबसे पहले सूरत को केंद्र बनाकर अपना व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसे प्रादेशिक लाभ सबसे पहले दक्षिण भारत में प्राप्त हुआ। जबकि 1639 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध जो हुआ था, उसमें हिंदू राजा ने बाद में अपनी कंपनी को वर्तमान मद्रास नगर का क्षेत्र प्रदान किया था। यानी कि वांडीवास का जो हिंदू राजा था, उसने कंपनी को मद्रास नगर जो है ये प्रदान किया। इस क्षेत्र में कंपनी को किला बनवाने की भी अनुमति प्रदान की गई और कंपनी ने यहाँ सेंट जॉर्ज नामक प्रसिद्ध किला बनवाया। यानी कि सेंट जॉर्ज जो फोर्ट है, ये मद्रास में स्थित है। 1669 ईस्वी में कंपनी को बम्बई का क्षेत्र भी मिल गया और 1651 ईस्वी में कंपनी ने हुगली को अपना केंद्र बनाकर व्यापार करना शुरू किया। 1693 ईस्वी में कंपनी को मद्रास के पास जो 3 गांव थे, उनकी जमींदारी मिल गई और 1696 ईस्वी में कंपनी को 12,000 रुपये वार्षिक भुगतान के बदले बंगाल में 3 गांवों सुतनती, गोविंदपुर और कलकत्ता की जमींदारी भी मिल गई और इनकी सुरक्षा के लिए कंपनी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम नामक किला बनवाया। जो दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध के समय कंपनी का तंजौर के राजा से
देवी कोटाई और उसके निकट का 30,000 रुपये वार्षिक आय का भूभाग जो था वो कंपनी को प्राप्त हो गया। इस प्रकार कंपनी एक बहुत बड़े भूभाग की जमींदार बन गई। अब बात की जाए कि उस समय बंगाल जो था उसकी स्थिति क्या थी, कैसी थी बंगाल की स्थिति। औरंगजेब का शासनकाल जब था उस समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा मुग़ल साम्राज्य के 3 अलग अलग सूबे थे। 1705 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली जफ़र खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया। कुछ समय बाद उड़ीसा का सूबा जो था वो भी उसके नियंत्रण में रख दिया गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई तो उस काल में मुर्शिद कुली जफ़र खां एक स्वतंत्र शासक की भांति शासन करने लग गया। 1727 में जब मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो गई तो उसकी मृत्यु के बाद उसका दामाद शुजाउद्दौला खां जो था वो उसका उत्तराधिकारी बना और शुजाउद्दौला खां ने बलपूर्वक बिहार का जो सूबा था उसको भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस प्रकार पूर्वी भारत में के ये जो तीनों समृद्ध सूबे थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों सूबे एक ही व्यक्ति के शासन के अंतर्गत आ गए। 1739 ईस्वी में जब शुजाउद्दौला की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसका पुत्र सरफराज खां उसका उत्तराधिकारी बना। सरफराज खां जो था वो बहुत ही निर्बल, अयोग्य और विलासी व्यक्ति था। उस समय अलीवर्दी खां बिहार का नायब सूबेदार था और अलीवर्दी खां जो है एक बहुत ही पराक्रमी सैनिक और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां ने अपने स्वामी सरफराज खां के ऊपर आक्रमण कर दिया और युद्ध में सरफराज खां परास्त होकर मारा गया और इस प्रकार अलीवर्दी खां जो था वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का सूबेदार बन बैठा और कमज़ोर मुग़ल सम्राट ने उसको मान्यता भी प्रदान कर दी। अब बात की जाए कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या स्थिति थी। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपनी पहली व्यापारिक बस्ती हुगली नगर में 1651 ईस्वी में स्थापित की थी। मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने अपने एक फरमान के द्वारा उसे बंगाल सूबे में व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया और कंपनी के द्वारा निर्यात किए जाने वाले माल को चुंगी कर से मुक्त रखने की भी सुविधा प्रदान कर दी। 1717 ईस्वी में मुग़ल सम्राट फर्रुखशियर जो थे उन्होंने एक फरमान के द्वारा कंपनी के सामान को लाने और ले जाने पर लगने वाले चुंगी कर या सीमा शुल्क जो है उससे सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया। जैसे जैसे मुग़ल शासकों की सत्ता कमज़ोर होती गई, बंगाल के सूबेदार लगभग स्वतंत्र शासक बन बैठे थे। इसी वजह से वे चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे में व्यापारिक मामलों में उनसे आदेश प्राप्त करने चाहिए। यानी कि बंगाल के जो सूबेदार थे वो ये चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो मुग़ल शासकों की बजाय बंगाल के सूबेदारों से आदेश प्राप्त करे। इस प्रकार व्यापार के प्रश्न को लेकर बंगाल के सूबेदार और ईस्ट इंडिया कंपनी में शुरू से ही मतभेद उत्पन्न हो गए और समय के साथ साथ ये मतभेद बढ़ते चले गए। कलकत्ता के आसपास का क्षेत्र जो कंपनी को जमींदारी के रूप में मिला था उस पर भी दोनों पक्षों के बीच में विवाद था। बंगाल का जो सूबेदार था उसका मानना था कि उनके सूबे के तमाम जमींदारी क्षेत्रों पर उनका स्वयं का नियंत्रण है, लेकिन कंपनी का मानना था कि जमींदारी क्षेत्र में उसे
स्वायत्तता प्राप्त है और सूबेदार को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। अतः दोनों में विवाद उठना स्वाभाविक ही था। इस प्रकार अब बात की जाए अलीवर्दी खां के शासनकाल की, तो अलीवर्दी खां जो था वो नाम मात्र के लिए मुग़ल सम्राट का सूबेदार था। व्यवहारिक रूप से तो वो स्वतंत्र शासक था। उसने 1740 से लेकर 1756 ईस्वी तक बंगाल पर शासन किया था। अलीवर्दी खां जो है, हम पहले भी बता चुके हैं कि बहुत ही योग्य और शासक था और पराक्रमी सेना नायक था। परंतु मराठों के लगातार आक्रमण जो थे उन्होंने बंगाल के आर्थिक जीवन को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। इसीलिए 1751 ईस्वी में उसने मराठों के साथ समझौता कर लिया। इस समझौते के अनुसार उसे उड़ीसा का अधिकांश भाग जो था वो मराठों को देना पड़ा और प्रतिवर्ष 12 लाख रुपया चौथ के बदले में देने का वचन देना पड़ा। इसके बाद उसने शासन व्यवस्था की तरफ ध्यान दिया। उसे बंगाल का सूबेदार बनने में बंगाल के हिंदू व्यापारियों से महत्वपूर्ण सहयोग मिला। इसीलिए उसने हिंदू जो थे उनको महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। हिंदुओं को राय दुर्लभ, जगत सेठ, स्वरूप चंद्र, राजा राम नारायण, राजा माणिक चंद्र आदि जो थे वो उसके शासनकाल में इन सब जो हिंदू व्यापारी थे इनको बहुत अधिक सम्मान इनको प्राप्त था। उस समय बंगाल का अधिकांश व्यापार जो था वो हिंदू व्यापारियों के ही हाथों में था। यूरोपीय व्यापारियों के संपर्क में आने के बाद हिंदू व्यापारियों का कारोबार और अधिक बढ़ गया और ये काफ़ी समृद्धिशाली हो गए। बंगाल जो था उससे अब कृषि पदार्थों के अलावा सूती कपड़े और रेशम का भी भारी मात्रा में निर्यात होने लगा। बढ़ते हुए व्यापार और पर्याप्त मुनाफे ने बंगाल के हिंदू व्यापारियों को अंग्रेज व्यापारियों का मित्र बना दिया। यही कारण है कि जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य संघर्ष हुआ तो बंगाल के इन हिंदू व्यापारियों ने कंपनी के साथ सहानुभूति रखते हुए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अलीवर्दी खां और ईस्ट इंडिया कंपनी के आपसी संबंध जो थे वो कभी भी मैत्रीपूर्ण नहीं रहे। विवाद का जो एक कारण था वो व्यापारिक सुविधाएं थी। कंपनी का कहना था कि उसे 1717 ईस्वी के शाही फरमान के अनुसार सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं और जबकि इसके विपरीत नवाब का मत था कि कंपनी को जो सुविधाएं दी गई हैं वह उनका दुरुपयोग कर रही है, जिससे कि बंगाल के सरकारी कोष को भारी घाटा उठाना पड़ रहा है। इसीलिए कंपनी को चाहिए कि वह अपने मुनाफे का कुछ अंश सीमा शुल्क के रूप में सरकार को दे, लेकिन कंपनी इसके लिए तैयार नहीं थी। विवाद का दूसरा जो पहलू कंपनी के राजनीतिक इरादे थे कारण जो माना जा सकता है उसे भी कर्नाटक के युद्धों में मिली सफलता से जहां कंपनी का आत्मविश्वास बढ़ गया था वहीं उसकी महत्वाकांक्षा जो थी वो भी बढ़ गई थी और वह बंगाल में भी अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने में जुट गई। दूसरी तरफ अलीवर्दी खां सचेत हो गया। उसे पहले से ही आभास हो गया था कि बंगाल में स्थित दोनों यूरोपियन कंपनियां यानी कि अंग्रेज और फ्रांसीसी जो है इनमें कभी भी संघर्ष छिड़ सकता है और उनका संघर्ष व्यापक भी हो सकता है, जिससे बंगाल की शांति और व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसलिए उसने शुरू से ही दोनों कंपनियों को अपनी अपनी बस्तियों की किलेबंदी करने और अस्त्र शस्त्रों को जमा करने की इजाज़त नहीं दी थी। उनका कहना था कि तुम लोग व्यापार करने आए हो और व्यापारियों को सामरिक तैयारी में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। अलीवर्दी खां के सुझाव के उपरांत भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना जो है वो एक गठित कर ली और इसका मुख्य ध्येय मराठों की लूटमार से अपनी बस्ती की रक्षा करना था। अपनी बस्ती के अलावा अंग्रेज़ों ने आसपास के कुछ अन्य क्षेत्रों को भी मराठों की लूटमार से बचाया था और मराठों द्वारा लूटे गए क्षेत्रों के लोगों को थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता भी दी थी। इसका परिणाम जो था वो बहुत अच्छा निकला। अंग्रेज़ों ने स्थानीय लोगों की सहानुभूति प्राप्त कर ली थी जो आगे चलकर उनके काम आई। 1756 ईस्वी में जब सप्तवर्षीय युद्ध हुआ उसी के परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत में दोनों कंपनियों में संघर्ष शुरू हो गया।
परंतु अली वर्दी खां ने दोनों पर कठोर निगरानी रखी और उन्हें आपस में लड़ने नहीं दिया।